Good morning, everyone. So now we will discuss about the last topic, that is potentiometer. Potentiometer is also considered to be an ideal voltmeter. An ideal voltmeter. Why it is known as ideal voltmeter? Because it measures the accurate value of the potential difference. ये exact value of the potential difference को measure करता है. चूँकि ये अगर देखा जाए वोल्ट मीटर, अगर यदि बनाना चाहे आइडियल वोल्ट मीटर जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक वोल्ट मीटर, तो उसके लिए हम लोगों को जो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस रखना होगा वो आइडियली इनफाइनाइट रखना होगा, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल सा वैल्यू है. तो अगर हम लोग वोल्टमीटर में कुछ भी रेसिस्टेंस लगाते हैं तो डेफिनेटली इट विल ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट, एंड इफ इट ड्रॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द potential difference. So that is a issue, but in potentiometer it is considered to be an ideal voltmeter. यह ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे भी रेसिस्टेंस हम लोग बहुत हाई रखते हैं. ये एक्चुअली में क्या है कि ज़ीरो करंट पे काम करता है. ये करंट इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट. सो बेसिकली ये क्या करता है, तो इट इज़ यूज टू मेजर एन अननोन ईएमएफ फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी एक्यूरेटली. ना व्हाट इज़ द, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ये जो हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर जो रखते हैं, ये काफ़ी लंबा वायर हम लोग लेते हैं, मतलब कि 4 मीटर 6 मीटर 10 मीटर तक का. क्यों लेते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई वी टेक अ बिग वायर्स इन द पोटेंशियोमीटर. लेकिन उसको ऐसा नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा वायर लेते हैं तो उसको फोल्ड करके लगाते हैं. एक लकड़ी का पटरा होता है, उसके ऊपर हम लोग जैसे ये मोड़ मोड़ के लगाते हैं. ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया. जितना लंबा वायर रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा. इसका सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. और इसमें एक दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायर है ये जनरली हम लोग किसका बनाते हैं, तो कॉन्स्टेंटन और या मैंगनीन का बनाते हैं. कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन. क्यों इसका बनाते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो अल्फा है, टेम्परेचर मींस लीनियर कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो बहुत कम होता है. जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पे उसका लेंथ का एक्सपेंशन नहीं होता है. लेंथ का एक्सपेंशन नहीं होने से रेसिस्टेंस हमारा बदलता नहीं है, और ये कोई अलग से डिफ्लेक्शन हम लोगों को शो नहीं करता है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का. और ये जो वायर यहाँ पे यूज़ किया, सेम वायर हम लोग पूरा यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंटन, यहाँ तक मैंगनीन, और ये ऐसा नहीं है. जो है कॉम्पोजिशन हमेशा सेम होना चाहिए. और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इट सेज दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीन्स एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह यूनिफॉर्म हो, एंड कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट, और जो करंट है वो कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट, देन व्हाट हैपेंस कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू एंड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. यहाँ पे एक छोटा सा इसका प्रूफ हम लोगों ने दिखाया है. तो ये क्या है, V, जैसे ओम्स लॉ से हम लोग कहते हैं कि V इज इक्वल्स टू IR, तो R कैन बी रिटन एज रो L बाई A. तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, करंट तो कॉन्स्टेंटली लिया, बिना कॉन्स्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर, और यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिफॉर्म है, एंड कंपोजिशन एंड सेम कंपोजिशन, मीन्स ये सारा सेम है, तो इसका रेसिस्टिविटी भी सेम है. तो
रेसिस्टिविटी भी सेम है, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो ये आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल डिफरेंस ये जो आ गया, सपोज दैट दिस इज L लेंथ, तो हम लोग क्या सकते हैं, और ये A और ये B इसको मान लेते हैं, और ये मैंने मान लिया C। तो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो VAC लिया, तो अगर यदि हम VAB लें, VAB, तो जितना यहाँ पे लेंथ बढ़ गया, तो VAB मीन्स ये जो V है, यहाँ पे और कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाया, तो यहाँ जो V है वही VAB हो जाएगा। तो VAB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ, वेयर L इज टोटल लेंथ, है ना। VAC अगर यदि L है तो VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो VAB अगर मैं पूरा लूं तो VAB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ, है ना। तो यहां से कह सकते हैं कि चाहे ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट हमेशा आ रहा है, चाहे इसमें भी वही K है और इसमें भी वही K है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि V बाय टोटल लेंथ इज K, है ना। V बाय टोटल लेंथ इज K। V मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल लेंथ इज A। ये देखिए, कहने का इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे कि अगर यदि यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया, ये है 600, ये 6 मीटर का वायर है ना, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, या ले लेते हैं 12 वोल्ट, या ले लेते हैं 12 वोल्ट। तो जैसे अगर यदि हमने यहाँ पे 1 मीटर वायर लिया, ये 1 मीटर का लेंथ लिया, है ना, तो 1 मीटर के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 1 मीटर के लिए हो जाएगा 2 वोल्ट। उसी तरह से अगर यदि हम यहाँ से 2 मीटर ले लें, यहाँ से 2 मीटर वायर ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। इसी तरह मीन सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि एक पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल है। एक यूनिट लेंथ पे हमको अगर मिल गया कि क्या वैल्यू है, तो हम लोग किसी भी लेंथ के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग को मिल गया कि 2 वोल्ट है, अभी हमको चाहिए 4 मीटर्स के लिए, तो हम लोगों ने 4 2 जा 8 कर दिया। हम लोगों को चाहिए 10 मीटर्स के लिए, तो 10 2 जा 20 कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों का क्या होता है कि इसका ये लॉजिक चल रहा होता है। मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स पर यूनिट लेंथ पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, तो जितने लेंथ के लिए चाहिए उससे बस मल्टीप्लाई कर देना। सपोज दैट हमको इतने लेंथ के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम पोटेंशियल ये V बाई L फाइंड कर लिया और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज दैट ये लेंथ हम लोगों को लेना है, तो ये सपोज दैट L2 है, तो L2 इंटू ये जो निकाला है हमने V पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, या K वैल्यू हमको मालूम है, तो K मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इस V बाई L को ही हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग को किसी लेंथ का हमको वैल्यू निकालना है, और इसी को हम लोग K से डिनोट कर देते हैं। किसी लेंथ का हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सीधे उस लेंथ को K से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल जस्ट टेक अ प्रोडक्ट ऑफ दैट लेंथ विथ दिस K एंड वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट लेंथ। दैट्स इट। तो हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो K वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट हो रहा है, और K का वैल्यू कितने के बराबर आता है, K का वैल्यू आता है I रो बाय A। मीन्स सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, दैट इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ
यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये मैंने क्या बनाया, ये स्केल है। ये स्केल मीन्स इसे हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये कितने लेंथ पर है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ से V और L का ग्राफ भी बनाना चाहोगे आप, V और L का ग्राफ बनाना चाहोगे तो सीधा सा है, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो वो तो हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ना। ये जो इसका अरेंजमेंट होता है, ये पार्ट जो होता है ना, ये जो पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी और ड्राइविंग सर्किट। इसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइविंग सर्किट। ये जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग ऑक्सिलरी सर्किट और ड्राइविंग सर्किट कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स है जो वोल्टेज का, उसका प्लस और ये जो वहीं से हमारा करंट सप्लाई हो रहा होता है ना, और ये फिर एंड में जाकर के ये रियोस्टेट से कनेक्टेड होता है अभी तक। तो बस ये हमारा होता है ऑक्सिलरी या ड्राइविंग सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट एक दो चीज़ यहाँ पे इसका हम लोगों को जो यूज़ है उसको समझने के लिए एक दो चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए, है ना। हालांकि वो बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दैट इज़ योर, कि सपोज दैट एक EMF है E1 और ये है E2। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इन विच डायरेक्शन द करंट विल फ्लो, है ना, तो यहाँ पे तीन कंडीशन है। अगर यदि E1 ग्रेटर देन E2 है, अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो करंट ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो अगले वाले को क्या करेगा, दबा देगा। तो यहाँ पे E1 बड़ा है, E2 इधर है, ये इसके कारण करंट इधर जाना चाहेगा, ये इसके कारण करंट इधर, दोनों अपोजिट है। लेकिन चूंकि ये E1 बड़ा है, ये इसको दबा देगा, ये मैंने इस पर भारी पड़ेगा, तो उस केस में हमारा करंट कैसा होगा, ऐसा फ्लो करेगा। ये फर्स्ट केस का। सेकेंड केस का अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट केस का हो गया डायरेक्शन। अगर सेकेंड केस का मैं बात करूं कि अगर यदि E1 इज लेस देन E2, तो इस केस में हमारा करंट कैसा हो जाएगा, करंट ऐसा हो जाएगा। ये सेकेंड केस का मैं बात कर रहा हूं। और अगर यदि थर्ड केस में E1 इज इक्वल्स टू E2 हो जाए, E1 इज इक्वल्स टू E2 हो जाए, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, करंट ही जीरो हो जाएगा। देखिए इसका यूज आएगा, है ना, हमारे NCERT मीन्स किसी बुक में ये मेंशन नहीं है, लेकिन इसका यूज आता है, ये हिडन है ना, बट इसका यूज बहुत आता है हम जब इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे होते हैं तब। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया, है ना। तो क्या है पोटेंशियोमीटर, इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर और इट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन EMF फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। प्रिंसिपल क्या है कि जब कांस्टेंट करंट थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ द वायर अगर यदि फ्लो कर रहा होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ना यहाँ पे एक और चीज हम लोगों को जान लेना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, हालांकि दिखता नहीं है बट इसका यूज होता है ना। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है इसका सेंसिटिविटी। क्या है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कौन सा पोटेंशियोमीटर वायर ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव जैसे कहने का मतलब जो ज़्यादा सेंसिटिव है वो हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, अगर मैं उसको 1 kg का बॉडी पे भी उसको चढ़ाया हूँ, या जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रेन का जो शॉकर है, ट्रेन का जो शॉकर होता है उसमें अगर यदि मैं खुद खड़ा हो जाऊँ या आप लोग पूरे खड़े हो जाएं तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लेस सेंसिटिव है। वो कब है सो सेंसिटिव होता है, जब उसमें बहुत हेवी लोड पड़ रहा होता है तब वो हिलता डुलता है, उसमें पता चलता है। जब हम लोग चढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ दबाव तो आया ही होगा, लेकिन वो हम लोग को दिख नहीं रहा होता है, वो सिग्निफिकेंट टाइप का चेंज नहीं हो रहा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं वो लेस सेंसिटिव है। और
जहाँ पे जैसे एक सिंपल स्प्रिंग जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं उस पर अगर इसका यूज़ करें हम लोग और उस पर हम लोग चढ़ जाएं तो वो देखेंगे कि तुरंत वो दब जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हाईली सेंसिटिव है ना। तो सेंसिटिविटी वही चीज़ हो गई कि भाई जो यहाँ पे इस सेंसिटिविटी का क्या लॉजिक है कि अगर यदि मैं स्लाइड चेंज करूँ गैल्वेनोमीटर को, है ना, गैल्वेनोमीटर को ये यहाँ पे भी नल पॉइंट पे ही काम करता है, बैलेंस किया जाता है जब करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो होता है। क्यों होता है वो यहाँ से लॉजिक इसका आएगा। तो अगर यदि स्लाइड में चेंज करता हूँ, है ना, सपोज दैट यहाँ पे नल पॉइंट मिला, अगर स्लाइड यहाँ से भी हल्का सा भी 1 मिलीमीटर भी इधर घसका या 1 मिलीमीटर इधर घसका और यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज हाईली सेंसिटिव। मीन्स थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ, है ना, थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ तो वहाँ पे हमको मिलता क्या है कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हम लोगों का दिखना स्टार्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हमारे को दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हाईली सेंसिटिव है। तो हाईली सेंसिटिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हाईली सेंसिटिव बनाने के लिए हाईली सेंसिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि स्लाइट मीन्स थोड़ा सा भी चेंज करें, मतलब कि तुरंत यहाँ पे क्या आ जाए। मीन्स मोर सेंसिटिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको हम लोगों को कम करना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमको कम करना पड़ेगा। कम करने से क्या होगा कि जैसे ही हम स्लाइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को तुरंत एक डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? वी पर यूनिट, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी पर यूनिट लेंथ को हम लोग कम कर रहे हैं। वी पर यूनिट लेंथ को, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को अगर यदि हम लोग कम करते हैं, इसको कब कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? तो एल को बढ़ा देंगे। अगर एल को बढ़ा देंगे, अगर यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस ये वी ये कांस्टेंट लगा दिया, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि इसके सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या उपाय है भाई? ये तो वी तो हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया है, अगर यदि तो लेंथ को अगर यदि बढ़ा दें, ये लेंथ बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली है ये घट जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा लेंथ उतना ये फैक्टर कम हो जाएगा, तो लेंथ बढ़ा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखोगे कि ये पोटेंशियोमीटर वायर काफ़ी लंबे लंबे वायर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लंबा क्यों किया जाता है? ताकि लेंथ बड़ा हो जाए, लेंथ ऑफ द वायर बड़ा रहेगा तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, तो हाईली सेंसिटिव हो जाएगा ये, हाईली सेंसिटिव। So this was all about the sensitivity. Next we will discuss about the application of the potentiometer. Application of the potentiometer. तो सबसे पहला है to compare the EMF of a cell. To compare the EMF of a cell. अभी ये उसका अरेंजमेंट हो गया। जैसे ये एक पोटेंशियोमीटर हो गया A to B। अभी यहाँ से ये ऑक्सिलरी और या ड्राइविंग सर्किट हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखना है कि सपोज E1 और E2 के EMF को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये EMF, ये जो ड्राइविंग EMF है इसका प्लस और इन दोनों का भी प्लस हम लोगों ने कहाँ से कनेक्ट किया? एक पॉइंट से कनेक्टेड है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग इस की को क्लोज किए, इस की को क्लोज किए तो एक करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुआ, ये करंट इधर से फ्लो करना स्टार्ट हुआ। अभी इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी 1 ले लें, किसी को भी 2 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज दैट कुछ करंट इधर से भी फ्लो करना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी की ओपन है तो अभी ये इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सारा का सारा करंट क्या हो रहा है? ऐसे अपना ये मूव कर रहा है और ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अभी इधर K1 और K2 मेरा खुला है। अब अगर यदि हम K1 को क्लोज करते हैं, इफ K1 is closed and K2 is open,
अगर मैं K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, और सपोज दैट यहाँ से हम लोग नल पॉइंट को सर्च कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग नल पॉइंट को सर्च कर रहे होते हैं, है ना। तो क्या है कि अभी जब यहाँ पर है, हाँ यहाँ पे ये देखेंगे कि एक रेसिस्टेंस बॉक्स हम लोगों ने क्यों लगाया है भाई यहाँ पे, ताकि हम गैल्वेनोमीटर को बचा सके। अगर मान लेते हैं बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो हमारा गैल्वेनोमीटर ये हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया। RB इज रेसिस्टेंस बॉक्स, हाई रेसिस्टेंस हम लोग लगा लेते हैं, फिर उसको चेंज करके हम लोग वापस से हटा भी देते हैं। मीन्स सबसे पहले हम लोग सपोज दैट यहाँ 10,000 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, बाद में हम लोग को नल पॉइंट फाइंड करने के बाद इसको क्लोज करके दोबारा नल पॉइंट फाइंड करते हैं, ताकि ये करंट को कंट्रोल किया जा सके। इनिशियली हम लोग करंट को यहाँ से कंट्रोल कर सके। बस मेन इसका रोल बस वही है, और उसके अलावा इसका कोई और दूसरा रोल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से नल पॉइंट सर्च कर रहे होते हैं, सपोज दैट ये दिस इज जो कि ये सपोज दैट यहाँ पर C पॉइंट है। अभी सपोज दैट हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नल पॉइंट अभी मिला नहीं है, सपोज दैट यहाँ पे अभी नल पॉइंट नहीं मिला, अभी सर्च कर ही रहे हैं। तो अब ये जो पार्ट था, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था, अब ये भी इसमें इंक्लूड हो गया। ये K1 को मैंने क्लोज किया है, तो पहले ही ये जब ओपन था तो ये इस सर्किट का पार्ट नहीं था, ये चूंकि ओपन था। हाँ यहाँ पे एक चीज़ और इसका मैं बता दूं कि चूंकि ये जीरो करंट पे ये क्यों आइडियल, एक तरह से कह सकते हैं आइडियल वोल्ट मीटर क्यों है, क्योंकि जब भी सर्किट में करंट जीरो होता है तभी जाकर के हम एक्चुअल EMF निकाल रहे होते हैं। ये हम लोग पढ़े थे। अगर यदि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो हमारे को EMF नहीं मिलता है, हम लोग को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जो कि EMF से कम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट को जीरो करते हैं ताकि हम लोग को एग्जैक्ट EMF मिल सके। ये पोटेंशियोमीटर का ही पार्ट था, इधर ही हमको डिस्कस कर देना चाहिए था, बट चलो अभी याद आया तो मैं अभी डिस्कस कर दिया। तो ये करंट को जीरो कर देते हैं ताकि हम एग्जैक्ट EMF फाइंड कर सकें, है ना। क्योंकि अगर करंट होगा तो हम लोग एग्जैक्ट EMF नहीं फाइंड कर पाते, हम लोग को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होता है उस समय में। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि पोटेंशियोमीटर में हम लोग तब यूज करते हैं जब करंट जीरो हो, तो उससे हमको एग्जैक्ट EMF मिल रहा होता है। चलिए, तो यहाँ पे आगे इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये भी इसका पार्ट हो गया। अब यहाँ से एक करंट फ्लो कर रहा, मान लेते A to C एक पोटेंशियल डिफरेंस आया VAC, है ना। ये जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वजह से ये करंट को इधर मूव कराना चाहेगा। अभी ये जो हमारा E1 इसके साथ जुड़ गया, ये भी अब अपना रोल प्ले करेगा, तो ये भी अपना करंट को इधर मूव कराना चाहेगा, है ना। सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर नहीं, यहाँ पे ऐसा मैं बात करता हूँ। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहाँ से देखें, ये VAC, ये एक यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब इसको ज़रा गौर करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर कर दूं तो आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ और हमारे को आंसर मिल गया। लेकिन इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हम लोगों ने वहाँ पे जीरो करंट लिया कैसे, है ना। ये देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सपोज दैट एक क्रिएट हो गया, है ना। यहाँ पे हम लोगों को सपोज दैट यहाँ पे नल पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अभी यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया तो ये VAC के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो कि ये प्लस और ये माइनस है, चूंकि ये प्लस से कनेक्टेड है और इधर वाला माइनस से कनेक्टेड है। तो VAC ये जो है, ये करंट को यहाँ पे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये VAC और ये E1, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे छोटा सा मैं बना दिया AC, यहाँ पर भी VAC है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये E1 है, ये प्लस ये माइनस। करंट प्लस से माइनस
की ओर मूव करता है, तो यहाँ पे एक VAC एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये प्लस है तो ये करंट को इधर मूव कराना चाहेगा ऐसे, और ये E1 जो है ये करंट को किधर मूव कराना चाहेगा, इधर मूव कराना चाहेगा। ये जो है ये अपना करंट को इधर मूव कराना चाहेगा। अब क्या है कि दोनों में टेंशन होगा, मीन्स देयर विल बी अ टेंशन बिटवीन दिस E1 एंड दिस VAC। ये इधर भेजना चाहता है और ये इधर भेजना चाहता है ना। अभी तब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर अगर यदि E1 इस पर भारी पड़ता है तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ का डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर VAC इस पर भारी पड़ता है तो पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर दूसरी ओर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। मीन्स इसी पॉइंट पे कभी करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर दो तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा हो रहा होगा कि एक समय करंट ऐसे मूव कर रहा होगा, इसी सर्किट में एक समय करंट ऐसे मूव कर रहा होगा, दूसरे समय एक करंट ऐसे मूव कर रहा होगा। लेकिन हम लोग नल पॉइंट जब फाइंड करते हैं, एट नल पॉइंट जब करंट जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, E1 और VAC क्या हो गया, बराबर हो गया है ना। जब नल पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया, एट नल पॉइंट E1 और VAC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक बार आप फिर से समझने की कोशिश करें। क्या है कि इसी सर्किट जब ये K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा, तो ये वाला पार्ट जो है ये भी हमारा सर्किट का पार्ट हिस्सा हो गया। अभी यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों को एक नल पॉइंट मिल गया, इस C पे नल पॉइंट मिल गया, तो VAC जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना भाई। VAC कितने के बराबर हो जाएगा, VAC इज इक्वल टू K, और ये सपोज दैट ये लेंथ मान लिया L1, तो ये कितना हो जाएगा, KL1। भाई ये हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, VAC इज KL1। अभी ये जो अब यहाँ पे देखें, इस वाले पार्ट को देख लेते हैं अलग से, यहाँ पे छोटा सा बना करके दिखाया है। ये ऊपर E1 है और नीचे VAC है। अभी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मीन्स ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ये यहाँ पे करंट फ्लो करना चाहेगा। जब ये ऐसे करंट फ्लो करना चाहेगा और E1 की वजह से ये करंट इधर, ये E1 की वजह से इधर से करंट फ्लो करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो अब भाई यहाँ पे टसल स्टार्ट होगा कि ये एक EMF और ये एक पोटेंशियल डिफरेंस, E1 ग्रेटर देन E2। अगर ये ग्रेटर देन दिस है तब करंट ऐसे मूव कर रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर में एक दूसरे तरह एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लेते हैं अगर यदि ये कंडीशन अचीव हो रहा हो, E1 लेस देन E2, मीन्स अगर ये इससे छोटा हो, तो उस दौरान पता चला कि गैल्वेनोमीटर में किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन अगर यदि यहाँ पे नल पॉइंट मिल जाए, मीन्स कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे, है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम E1 मस्ट बी इक्वल टू VAC, E1 मस्ट बी इक्वल टू VAC, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई कहीं पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि तब ये क्या हो गया कि ये और ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। उस समय गैल्वेनोमीटर में हमारा कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। ये इसका लॉजिक है। और ये जो है एग्जाम में इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बस समझाया है ना, कि यहाँ पे नल पॉइंट कहाँ से मिला, उसका क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है ना। तो यहाँ से VAC मेरे को मिल गया जो कि E1 ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा और नल पॉइंट सर्च किया, तब हमारा जहाँ पे नल पॉइंट सर्च किया तो VAC इज KL1 और ये VAC किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू KL1। उसी तरह से सिमिलरली अगर यदि हम लोग क्या करें कि इफ K1 को ओपन कर दें, इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड और फिर नल पॉइंट सर्च करें, तो वही लॉजिक चलेगा यहाँ पे। अब इसमें और ये जो नया नल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे मिला हमको D,
ये मान लेते हैं ये नया नल पॉइंट मिला D, और जो कि ये लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया L2। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग लगाएंगे तो VAD इज KL2, या हम लोग सीधे कर सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू KL2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों को अगर मैं रेशियो ले लूँ, देयरफॉर E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू KL1 बाय KL2। तो यहाँ से K कट गया तो हमारा क्या बचा, E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। यही हो गया, दैट्स इट। तो ये केवल समझाने के लिए था इतना लंबा। ये सब का एक छोटा सा नोट बना लीजिएगा आप, ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिक्कत ना रहे कि यहाँ पे जीरो करंट का कंसेप्ट क्या है। भाई जीरो करंट जैसे बोल रहे हैं सर्किट से ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, तो क्यों नहीं कर रहा होता, कैसे क्या हो रहा है, उसका ये लॉजिक है। ये बहुत ही हिडन पार्ट है, ये आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे, और नहीं समझे तो भी रट लेना आप भाई, ये स्टेप और उसके बाद ये स्टेप, ये रट लेना। ये अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा इसका एक एप्लीकेशन है कि फाइंडिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, फाइंडिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसमें भी वही लॉजिक होगा, है ना। ये ईएमएफ का हमको इंटरनल रेसिस्टेंस हमको निकालना है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम दिखा देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। अभी क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे होते हैं, जैसे ये K डैश ओपन है, ये की को क्लोज कर दिया तो एक करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। अभी K डैश को मैं रखता हूँ ओपन, K डैश इज ओपन। अगर K डैश ओपन है तो ये वाला पार्ट में अभी कोई रोल नहीं है, और ये जो फाइनली हमारे को मिलेगा, तो ये जो ईएमएफ है, चूंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट इस जगह से मूव कर नहीं रहा है, करंट यहाँ से तो मूव कर नहीं रहा है। जब करंट नहीं मूव कर रहा है तो ये आर को लेना ज़रूरत नहीं है, चूंकि ओपन सर्किट हो गया ना। जब यहाँ पे करंट ही नहीं रहा तो हम लोग को मिलेगा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा या ईएमएफ मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब करंट जीरो है तब हम लोग को उस समय हम लोग को क्या मिल रहा होगा, ये ईएमएफ मिल रहा होगा। तो उस केस में अगर नल पॉइंट सर्च किया और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों को मिल गया नल पॉइंट सी, दैट इज L1, दैट इज L1, ठीक है। तो ऐसे केस में भी ना होकर के हम लोग को क्या मिलता है E, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस E इज इक्वल्स टू VAC, और VAC विल बी K पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, तो KL1। अब जब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि K डैश इज क्लोज्ड, अगर मैं K डैश को क्लोज कर देता हूं तब इधर से सर करंट नहीं मूव कर रहा होता है, लेकिन यहां तो हमारे को करंट मिल रहा होता है। इन दैट केस ये रेसिस्टेंस मान लिया R है, ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, यहां से रेसिस्टेंस R है, तो यहां तो करंट हमारा मूव कर ही रहा होता है ना। उस केस में जब न इधर से करंट नहीं मूव कर रहा है, ये वाले पार्ट से करंट नहीं मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ अपना तो हो रहा है ना भाई, यहाँ पे तो करंट मूव कर ही रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, तो उस केस में हम लोगों को ईएमएफ मिलेगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इन दैट केस इधर तो करंट मूव कर रहा है, इधर करंट नहीं मूव कर रहा है, लेकिन इधर तो करंट मूव कर रहा है, तो वैसे केस में हम लोगों को जो मिलता है वह होता है V। तो V जो हमारे को मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट पे, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सर्च किया और यहाँ मिला D, और ये लेंथ है L2। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू KL2, ये हो गया। नाउ अब यहां से अगर रेशियो ले लें, देयरफॉर E बाई V इज इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा KL1 बाई KL2, तो ये K कट गया, तो E बाई V इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, है ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है, E हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, V प्लस आई आर होता है, V प्लस आई आर, है ना। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ लिख सकते हैं V प्लस आई आर बाय वी इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो इसको लिख सकते हैं V बाय वी इज 1 प्लस आई आर बाय वी इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहाँ से V हमारा क्या आ जाएगा, V विल बी इक्वल टू, ये कैपिटल I ले लेते हैं चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल I लिया है। दिस V विल बी इक्वल टू I इंटू आर, 1 प्लस आई आर बाय I कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो ये I कट गया। अब ये 1 इधर चला जाए तो हमारा आएगा R बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। तो R इज इक्वल टू R L1 माइनस L2 बाय L2, दैट इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस। करंट जीरो कैसे होता था उसका लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये 2 एप्लीकेशन है, इसका 2 एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था, बट पता नहीं वी विल एबल टू डू इट और नॉट। थैंक यू। बाय दिस द चैप्टर एंड्स।